मिस्र के कायदे नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। चीन ताइवान के बीच तनाव जारी है। एक बार फिर से चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है। अमेरिकी कांग्रेस के एक और प्रतिनिधि मंडल द्वारा ताइवान का दौरा करने के बाद चीन ने ये सैन्य अभ्यास किया। इससे पहले चीन ने 5 अगस्त को भी युद्ध अभ्यास किया था। चीन दुनिया को बता रहा है कि चीन की सेना की ताकत क्या है, लेकिन एक रिपोर्ट ने पोल खोल दी है। वहीं शी जिनपिंग ने वो आधिकारिक दस्तावेज जारी कर दिया है जो ताइवान के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। चीन बहुत तेजी से दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि चीन की सेना की ताकत क्या है। चीन दुनिया को दिखा रहा है कि इसी तेजी से ऑपरेशन होगा। ताइवान को भी डरा रहा है, जापान को भी वार्निंग दे रहा है, लेकिन एक मीटिंग ने आंखें खोल दी हैं। क्या है वो राज जो इस मीटिंग में खुला है, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत तेजी दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि चीन की सेना की ताकत क्या है। दुनिया को दिखा रहा है कि इसी तेजी से ऑपरेशन होगा। ताइवान को भी डरा रहा है, जापान को भी वार्निंग दे रहा है। यह है चीन का एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, यानी वो बख्तरबंद गाड़ी जिसके जरिए सैनिकों को युद्ध वाले फ्रंट पर पहुंचाया जाता है। गोलियों की बौछार और बमबारी के बीच ये बख्तरबंद गाड़ी सैनिकों की ढाल बन जाती है। लेकिन इस तरह इस बख्तरबंद गाड़ी को चलाने का मतलब क्या है, उसे गौर से समझिए, क्योंकि इस वीडियो में ही सही लेकिन चीन का जोश बहुत हाई नजर आ रहा है। यह है चीन में हुए इंटरनेशनल आर्मी गेम्स की तस्वीर, जिसमें चीन और कुछ और देशों ने अपनी बख्तरबंद गाड़ी और टैंक चलाने वाली खूबी का प्रदर्शन किया है। लेकिन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आर्मी गेम्स या किसी मुकाबले का क्या मतलब जिसमें अमेरिका और भारत जैसी बड़ी सेनाओं की टीम शामिल नहीं हुई, क्योंकि चीन में हुए इस मुकाबले में खुद चीन के अलावा रूस, बेलारूस, ईरान और वेनेजुएला की आर्मी ने हिस्सा लिया। इन्हीं देशों की मिलिट्री टीम चीन आई और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। चीन के इस शक्ति प्रदर्शन में मैदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन फौज के नाम पर कुछ देशों का साथ खुद चीन के लिए भी चौंकाने वाला है। उत्तर पश्चिम चीन में शिनजियांग के रेतीले मैदान में तेजी दिखाती पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां खूब वाहवाही लूट रही हैं। अपने घर में पहले राउंड की दौड़ लगाकर चीन की बख्तरबंद गाड़ी और उसका क्रू यानी उसे चलाने वाले फौजी पहले नंबर पर आए। दूसरे नंबर पर बेलारूस और तीसरे नंबर पर ईरान रहा। इसमें रूस की इस BMP-3 बख्तरबंद गाड़ी को देखिए। ये इस वक्त यूक्रेन में भी बड़े पैमाने में शामिल की गई है और अब रूस इसका प्रदर्शन चीन में कर रहा है। इन सब के बीच बड़ा सच तो ये है कि 4-5 देशों के मुकाबले में चीन अपनी ताकत साबित करने के साथ ये भी बताना चाहता है कि उसके साथ कितने देश हैं, खासकर ऐसे वक्त जब ताइवान को लेकर चीन को पूरी दुनिया की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
近似实战的赛场环境中，我们车组成员既要精准操控步战车，完成28次越障，更要在有限的时间内对目标区不确定位置的9个目标进行快速搜索、果断射击，对车组3名成员的专业技能水平、密切协同能力。 इस मुकाबले में इन बख्तरबंद गाड़ियों को कई रुकावटों को पार करना होता है। माइनफील्ड वाले जोन से सुरक्षित निकलना पड़ता है। 9 टारगेट्स पर तय वक्त के अंदर हमला करना होता है। बख्तरबंद गाड़ियों के इस मुकाबले में चीन कहां ठहरता है, उसकी बड़ी पिक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि चीन इसकी तस्वीरें दुनिया तक पहुंचाने में क्यों बेकरार है। दरअसल चीन उन 12 देशों में शामिल है जो जहां ऐसे इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स हो रहे हैं और ऐसे मुकाबलों में 37 देशों से 270 टीम हिस्सा ले रही हैं। लेकिन चीन में आए सिर्फ रूस, बेलारूस, ईरान और वेनेजुएला की सेना की टीम। क्या इसका मतलब है कि चीन अलग थलग पड़ गया है? क्या इसका मतलब है कि ताइवान को लेकर चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत होना पड़ रहा है? क्या इसका मतलब है कि ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच बंट चुकी दुनिया में चीन का पलड़ा कमजोर साबित हुआ है? चीन में हुए इस मिलिट्री गेम्स में रूस और ईरान का शामिल होना चौंकाने वाली बात नहीं है। रूस और ईरान अमेरिका के विरोधी हैं और यही बात उन्हें चीन के पाले में ले आती है। लेकिन दुनिया के बड़े कैनवास पर क्या हो रहा है? प्रशांत महासागर में क्या चल रहा है? ताइवान के समंदर में तनाव कितना है और जापान से लेकर फिलीपींस तक किसका दबदबा है? इसे लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेटो की एंट्री बहुत कुछ कहती है। और इस पर लगातार रिपोर्ट्स छप रही हैं। इन रिपोर्ट्स ने चीन के कान खड़े कर दिए हैं और उसको लगता है कि यूरोप में रूस को घेरने के बाद नेटो अब प्रशांत महासागर और उसके आसपास चीन के खिलाफ भी एक बड़ा जाल बुन रहा है। यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वॉर जोन इस वक्त ताइवान के आसपास का समंदर है, जहां जंग वाली हलचल बहुत ज्यादा फैली हुई है। ताइवान के आसपास चीन की नौसेना तैनात है और इसे अब युद्ध से पहले की सबसे बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के ताकत वाले प्रदर्शन को लेकर डर बहुत ज्यादा है। ताइवान भी डरा हुआ है, अमेरिका भी परेशान है और जापान में भी दहशत है कि चीन को रोकना क्या अब नामुमकिन है। चीन को लेकर नेटो वाला अलर्ट बहुत पहले से जारी है। 2 महीने पहले जून में स्पेन में हुई नेटो की बैठक में भी बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा हुई थी और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड के साथ दक्षिण कोरिया से चीन को लेकर काफी बातें हुई थी। इसका बहुत साफ सा मतलब है कि चीन की सेना ताइवान और जापान को लेकर जो जंग का माहौल बना रही है, उसमें नेटो अब बहुत साफ साफ दखल देने लगा है। इसी को लेकर चीन ने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया था जब 5 अगस्त को चीन के विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ी धमकी दी थी। इसे बहुत गौर से समझिएगा क्योंकि चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका और उसके चेलों से डरता नहीं है। 日方对于美方侵犯中国主权的行径选择性的失明，却跳出来对维权者横加指责，公然提侵权者张目，完全是混淆是非、颠倒黑白。在台湾问题上，企图挑衅滋事，企图以此来迟滞中国的发展壮大，破坏中国的和平统一和崛起的进程呢？这可能是徒劳的。
चीन समझ चुका है कि नेटो अब उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है, या फिर नेटो की फौज अब अमेरिका और जापान की आड़ में अपने पैर प्रशांत महासागर में पसार रही है, ताकि ताइवान और जापान को लेकर जो दबाव चीन की फौज बना रही है उसे अमेरिका के नेतृत्व में काउंटर किया जा सके। जाहिर है कि शी जिनपिंग को यह महसूस होने लगा है कि ताइवान पर हमला करना इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि न ताइवान अब अकेला, न ही अमेरिका किसी कमजोर गठबंधन के बिना उस पर जवाबी हमले की कार्रवाई करेगा, और नेटो इसमें अमेरिका का साथ देने के लिए अब तैयार बैठा हुआ है। स्पेन में हुए अपने 2022 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट सम्मेलन के दौरान नेटो ने चीन को एक सिस्टमैटिक चैलेंज बताया था। नेटो की मीटिंग में चर्चा हुई कि कैसे चीन अब नेटो के लिए भी खतरा बन रहा है, कैसे चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाकर पड़ोसियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि चीन और रूस की सेना मिलकर काम कर रही है। वर्ष 2021 में नेटो के सदस्यों की तरफ से 21 वॉरशिप पूर्वी एशिया में भेजे गए थे। मकसद संयुक्त युद्धाभ्यास था, लेकिन साथ में चीन के दबदबे का मुकाबला भी करना था, जिसके तले उसके पड़ोसी देश दबे जा रहे हैं। What we do need to make sure is that democracies like Taiwan are defended. And yesterday I put out a statement with my fellow G7 foreign ministers about the very difficult situation in Taiwan and concern about the rhetoric that we're hearing from China, the escalatory rhetoric. Of course, we have a very secure control system for exports in the United Kingdom, and we do license exports to Taiwan at the moment, exports that are provided by the private sector. ब्रिटेन की रक्षा मंत्री की बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि उनका कैरियर बैटल ग्रुप, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ भी शामिल था, उसने 1 साल पहले चीन को डरा दिया था, जब 2021 में मई से दिसंबर के बीच ब्रिटेन के इस जंगी बेड़े ने यूरोप से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी ताकत दिखाई थी। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से लैस इस जहाज ने चीन में खौफ पैदा कर दिया था, और चीन को अपनी नौसेना को हाई अलर्ट पर करना पड़ा। शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा डर इस बेड़े में शामिल परमाणु पनडुब्बी से लगा था, जो हमेशा न्यूक्लियर बम से लैस रहती है। इस बेड़े में 2 बड़े डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रिगेट और 2 सपोर्ट शिप भी शामिल थे। कई वर्षों बाद ब्रिटेन ने अपनी नौसेना की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई थी, वो भी चीन की चौखट पर पहुंचकर। एक तरह से शी जिनपिंग को वार्निंग देने की तरह था। Working with our allies very closely on this, because there are countries like the United States, Japan, who also are extremely concerned about the future of Taiwan. And what we need to do is work collectively. इसका मतलब बहुत साफ है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, ताइवान और जापान अकेले नहीं है। ब्रिटेन जैसी नेवल पावर भी उनके साथ है, जो यहाँ सिंगापुर और जापान के साथ भी युद्धाभ्यास करती रही है। फ्रांस भी अपनी नौसेना ताइवान स्ट्रेट तक पहुंचा चुकी है। यही वो इलाका है जहां चीन और ताइवान के बीच सबसे ज्यादा तनाव है। लेकिन चीन के सामने अब भी बड़ी मुसीबत अमेरिका का 7वां बेड़ा है, और अगर नेटो के साथ चीन की टक्कर हुई तो अमेरिका का यही बेड़ा पूरे युद्ध का कमांड सेंटर बनकर काम करेगा। चीनी मीडिया प्रचार प्रसार कर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA को आधुनिक हथियारों से लैस ताकतवर सेना की तरह दिखाने की कोशिश करती है, जबकि असलियत बिल्कुल विपरीत है। दुनिया भर के लिए बंद देश के दरवाजे के पीछे चीन की सेना का पूरा सच आज आपके सामने होगा। देखते हैं चीन की सेना की हकीकत। जल, थल और नभ में शक्ति प्रदर्शन।
दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर होने का दम। डराने, धमकाने और दिखावे का खेल। बाहर से अति शक्तिशाली, अंदर से बिल्कुल खोखला। प्रोपेगेंडा वाली ताकतवर दुनिया जीतने का दावा। ये चीन है, अपने प्रोडक्शन वाले हिसाब के माफिक ही सेना का भी निर्माण करने वाला मुल्क। उसकी तथाकथित पावरफुल आर्मी है, एक चाइनीज प्रोडक्ट्स की माफिक बिना गारंटी वाली। दुनिया भर की रिपोर्ट्स, मिलिट्री बुक्स और पिछले 50 साल की घटनाएं चीन की सेना के बारे में जो कहती हैं, उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि ताइवान स्ट्रेट के पानी में चीन के लहराते वॉरशिप, ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने वाले चीन के जंगी जहाजों, उसके कमांडर्स और पायलट्स कितने ट्रेंड हैं, उनकी असलियत क्या है। क्योंकि कहा जाता है चीन डराता है लेकिन डरने का नहीं। चीनी मीडिया प्रचार प्रसार कर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को आधुनिक हथियारों से लैस ताकतवर सेना की तरह दिखाने की कोशिश करती है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। दुनिया भर के लिए बंद देश के दरवाजे के पीछे चीन की सेना का पूरा सच आज आपके सामने होगा। लेकिन चीन की सेना से जुड़े पहले कुछ आंकड़े देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं पैमानों पर पीएलए का सच सामने आएगा। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक चीन की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 31,34,000 है। इसमें एक्टिव सैनिकों की संख्या 20 लाख है। इसके अलावा रिजर्व सैनिकों की संख्या 5,10,000 है। चीन के पैरामिलिट्री सैनिकों की तादाद 6,24,000 है। मतलब चीन के पास संख्या बल के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना और नौसेना है। इसके अलावा चीनी वायुसेना दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इतनी विशालकाय सेना रखने का चीन का अपना मकसद है, क्योंकि चीन की सीमा दुनिया के 14 देशों से मिली हुई है, जिनमें से ज्यादातर के साथ उसका सीमा विवाद है। अब जरा चीन के सैनिकों की तैनाती पर गौर कीजिए। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के 5 प्रमुख अंग हैं। ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयर फोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स इसमें शामिल हैं। सुनने में तो ये बहुत बड़ी संगठित सेना लगती है, जो अपने सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग के एक ऑर्डर पर दुनिया हिला देने का दावा करती है। लेकिन सच ये नहीं है। तो सच क्या है, ये जानने से पहले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का बंटवारा देख लीजिए। चीन की सैन्य इकाइयां 5 थिएटर कमांड में बटी हुई है। उत्तरी थिएटर कमांड, सेंट्रल थिएटर कमांड, पूर्वी थिएटर कमांड, इसी कमांड के पास ताइवान अटैक की जिम्मेदारी है, दक्षिणी थिएटर कमांड और पश्चिमी थिएटर कमांड। कमांड में बांटकर चीन सालों से यह दावा करता रहा है कि उसकी सेना जैसा कोई नहीं है, लेकिन खुद से बहुत छोटे एक देश ताइवान के खिलाफ हमले की तैयारी कर रहे चीन को अब नए सैनिकों की भर्ती की जरूरत आन पड़ी है। भर्ती के लिए बाकायदा उम्र सीमा 24 से बढ़ाकर 26 भी कर दी गई है। कहा जाता है कि जो उम्मीदवार विज्ञान बैकग्राउंड के होंगे, कंप्यूटर चलाने में दक्ष होंगे, उन्हें छूट दी जाएगी। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, क्योंकि चीन ने सिर्फ संख्या बल जुटाया है। चीन के सैनिक ना वेल ट्रेंड हैं और ना वॉर स्ट्रेटेजी में पारंगत हैं, और अनुभवहीन तो वो हैं ही। दूसरी ओर अमेरिका की प्रशिक्षित सेना है, ताइवान की गुरिल्ला वॉर में सिद्धहस्त सेना है, और उसके सामने है चीन की सेना, जिसे मैदान में उतारने की चर्चा तो हो रही है, लेकिन वो लड़ेगी कैसे, ये कमांडर इन चीफ शी जिनपिंग के दिमाग में भी बहुत क्लियर नहीं है।
इसीलिए चीन में सैनिकों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन छप रहे हैं, उनमें कहा जा रहा है कि देश को इंटरनेट चलाने वाले सैनिक चाहिए, कम्युनिकेशन की समझ रखने वाले सिपाही चाहिए, इंजीनियरिंग के जानकार होने चाहिए, सर्वेइंग और ड्रोन ऑपरेशन की समझ रखने वाले सैनिक चाहिए। मतलब चीन की सेना में इन सब की बेहद कमी है। और दावा तो आप जानते ही हैं, चीन कभी कहता है कि नैन्सी पेलोसी का विमान हवा में उड़ा देंगे, तो कभी कहता है कि बस चंद घंटे के भीतर ताइपेई में लाल झंडे लहरा देंगे। लेकिन चीन की सेना की जो वर्तमान स्थिति है, उसे देखकर ये सारी गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं लगती। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको चीन की सेना की कमजोरियों को समझना होगा। ड्रैगन आर्मी बस दिखावे की। ये दिखावा इस कदर है कि रूस से इंजीनियरिंग की चोरी करके चीन जेट फाइटर बनाता है। अमेरिका के पनडुब्बियों से सीखकर साउथ चाइना सी पर अपना दबदबा जताता है। चीन की कमजोर सेना नंबर 1। पहली कमजोरी ये कि चीन की सेना पीस डिजीज से ग्रसित है, यानी उसे लंबे वक्त से युद्ध लड़ने का अनुभव ही नहीं है, जिससे चीन के सैनिकों की युद्ध लड़ने और जीतने की क्षमता कमजोर हो गई है। उन्नीस के बाद से किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। बेशक सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उन्हें वर्तमान समय में होने वाले युद्ध की समझ नहीं है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने असल युद्ध जैसी स्थिति पैदा करके अब सैनिकों को ट्रेनिंग देने को कहा है। इस समस्या से निपटने के लिए चीन ने दूसरे देशों की सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास करने की संख्या में भी बढ़ोतरी की है, लेकिन इससे सेना ने कितना कुछ सीखा है, वो असल युद्ध लड़े बिना पता लगाना संभव नहीं है। चीन की सेना की कमजोरी नंबर 2। दूसरी कमजोरी ये कि पीएलए को बीते 2 दशक से आधुनिक बनाने पर काम हो रहा है। तमाम रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सैनिकों की गुणवत्ता आधुनिकीकरण के मुकाबले ठीक नहीं है। यही वजह है कि अब चीन में सैनिकों की भर्ती करने के लिए रणनीति में बदलाव किया गया है, और इसीलिए पीएलए ने विशिष्ट और तकनीकी विश्वविद्यालयों के बेहतर योग्यता वाले छात्रों को सेना में रोजगार देने पर जोर दिया है। असल में शी जिनपिंग ने 2035 तक पीएलए को आधुनिक बनाने की बात कही थी। इसके लिए अच्छे स्किल वाले पढ़े लिखे युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई वित्तीय योजनाएं भी शुरू हुई, लेकिन दिक्कत अब भी मौजूद है और पीएलए के पास अभी भी तकनीकी जानकारी वाले युवाओं की सख्त कमी है। अब आते हैं चीन की सेना की कमजोरी नंबर 3 पर। चीन की सेना की कमजोरी नंबर 3। तीसरी कमजोरी ये है कि बाजार से जुड़े सुधारों के बीच 1980 के दशक में पीएलए में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैला। 2012 में सीसीपी अध्यक्ष बनने के बाद से शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज की, जिसके चलते 4000 से ज्यादा भ्रष्टाचार विरोधी जांच हुई हैं। कई बड़े अधिकारी बर्खास्त किए गए, जिसमें कई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पावरफुल नेता भी थे। पार्टी में कलह मचती, इसीलिए इन भ्रष्टाचारियों को पीएलए में ड्यूटी दे दी गई। मतलब भ्रष्टाचार से सेना को मुक्त करने का ऑपरेशन टाएं फिस हो गया। चीन की सेना की कमजोरी नंबर 4। चीन की सेना की चौथी कमजोरी ये है कि चीनी सेना को दुनिया की नंबर 1 सेना बनाने का सपना साकार करने के लिए लगातार सैन्य आधुनिकीकरण किया जा रहा है, लेकिन खर्च में वृद्धि और पहले से चालू हथियारों की देखरेख में बड़ी रकम लग रही है। अपने कुल रक्षा खर्च में से सैन्य आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चलिए हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।